A very good evening to all participants, organizers, speaker of today's session, Dr. Selja ma'am, and chairperson of today's session, Professor Anita Sharma ma'am. A very warm welcome and good evening to all of you. Today we are having our session on the topic basic concept of Pratyak Shadi Praman and their application for research in Ayurveda. Dr. Salja will be taking the session. Madam is currently working as associate professor in Department of Sanhita and Maulik Siddhant, National Institute of Ayurveda, Jaipur. Madam is having more than 15 years of teaching experience and more than 10 years of research experience. Under her guidance, 10 PG scholars have completed their research works, and Madam is member of editorial board of various journals like Ayu, Journal of Ayurveda, published by NIA. Madam is specifically working in the domains of Rasayan therapy and treatment of Madhumeh. Madam is also member of various committees like Curriculum Committee for foreign nationals, Curriculum Committee for incorporation of Ayurveda components in school level education, and member of skill development module for basic principles of Ayurveda for the DSRRAU Jodhpur. Now I would like to invite ma'am for the session. Please ma'am. आवाज आ रही है मेरी? Yes ma'am, audible है. PowerPoint शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, PPTs भी विजिबल है और वॉइस भी क्लियर है. सभी को नमस्कार. सबसे पहले तो इस जो रिसर्च वर्कशॉप के होस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार और साथ में धन्यवाद कि आपने एज अ स्पीकर आज इस रिसर्च की वर्कशॉप में मुझे इनवाइट किया. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ प्रत्यक्षादि प्रमाण इन रिसर्च. डायरेक्ट टॉपिक पे आऊंगी. तो यदि हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो प्रमाण जो विषय है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है. जनरली हम इसको पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं और वहीं पढ़ के उसको वहीं छोड़ देते हैं. लेकिन प्रमाण की उपयोगिता जो है वो हमारे रूटीन लाइफ यानी डे टू डे लाइफ से शुरू होकर के एज अ चिकित्सक हम जब रोगी को देखते हैं, रोग की परीक्षा करते हैं, और एज अ रिसर्चर जब हम किसी रोग को देखते हैं, समझते हैं, या फिर किसी नई औषधि का प्रयोग करते हैं या कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं, सर्वे स्टडी करते हैं, तो उनमें जो हमारे टूल्स होते हैं जो कि एविडेंस का काम करते हैं, दे आर नथिंग बट द प्रमाण ओनली. तो आयुर्वेद और दर्शनों में प्रमाणों का बहुत अच्छा व्याख्यान है. सबसे पहले जो मुख्य प्रमाण हैं चरक संहिता या आयुर्वेद के ग्रंथों में वो हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति. बेसिकली प्रमाणों की एग्जिस्टेंस आई क्यों, प्रमाणों की जरूरत पड़ी क्यों? जैसे आप जानते हैं रिसर्च का एक एम होता है ज्ञान की प्राप्ति, टू फाइंड आउट द ट्रूथ और टू फाइंड आउट द नॉलेज, एंड द मीडियम और द vehicles of that knowledge, they are nothing but the praman only.
तो किसी भी फैक्ट को ढूंढने के लिए, किसी भी सत्य को ढूंढने के लिए और चीजों को प्रमाणित करने के लिए, यानी एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस, जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं प्रमाण। तो जो ये मैंने 4 प्रमाण की बात कही, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, हम आज रिसर्च के संदर्भ में इन्हीं प्रमाणों की बात करेंगे। इसके अलावा और भी प्रमाण जो हैं हमारे दर्शन शास्त्रों में या फिर सुश्रुत संहिता में, जैसे उपमान प्रमाण आया है, ये भी आए हैं, किंतु ये सारे प्रमाण जो हैं वो, ये जो बेसिक प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति, सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अनुमान के अंतर्गत जैसे अर्थापत्ति आ जाता है, अनुपलब्धि आ जाता है, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष में ही उपमान प्रमाण को ले लिया जाता है। तो अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के ऊपर मैं फोकस नहीं करते हुए आगे बढ़ती हूँ। प्रमाण बेसिकली दर्शनों में इनका बहुत अच्छा वर्णन है और न्याय दर्शन ने इस पे ज्यादा फोकस किया है, ज्यादा इसको एम्फेसिस दिया है, प्रमाण जो सिद्धांत है इसको। तो न्याय दर्शन, जैसे कि इसके नाम से ही लगता है पता, कि ये अन्वेषिकी, यानी कि टू फाइंड आउट द नॉलेज, टू प्रूव द नॉलेज। So the aim of the Nyaya Darshan was to examine the various objects in the universe or on the basis of logical reasoning, and these logical reasoning methods were praman only. So as we know, जो हमारे दर्शन थे, जैसे हम न्याय दर्शन की बात करते हैं या वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं या सांख्य दर्शन की बात करते हैं या वेदांत की ही बात करते हैं, तो सबका अपना अपना कंसेप्ट्स हैं, सब प्रमाणों के अपने अपने कंसेप्ट हैं। जैसे वैशेषिक का अथा तो धर्म जिज्ञासा से शुरू हुआ है और उन्होंने परमाणु थ्योरी या विशेष की थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया है। वेदांत की बात कहें तो वहां पे ब्रह्म की बात कही हुई है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और यदि हम न्याय की बात करें तो इसके सारे के सारे जो कंसेप्ट सिद्धांत हैं वो ज्यादातर प्रमाणों की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से प्रमाण कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेद में ही इनका वर्णन आया है। प्रमाण जो है बेसिकली दर्शनों में इनका जो उल्लेख है या जो बहुत अच्छे से वर्णन है वो उनका दर्शनों में हुआ है। जैसे प्रत्यक्ष है, आप्तोपदेश है, अनुमान है, ये प्रमाण तो बहुत दर्शनों ने माने हैं। तो प्रमाण की यदि हम बात करें तो भूमिका उसकी एक बार देखते हैं कि प्रमाण में चीजें क्या क्या होती हैं। प्रमाण में सबसे पहले बोलते हैं प्रमा। तो प्रमा यथार्थ अनुभव प्रमा। मैं सिर्फ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को लूंगी। तो यथार्थ अनुभव प्रमा, यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये है कि जो भी हमें सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यथार्थ अनुभव, जो जैसा है वैसा ही हमें उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना, तो उसको कहते हैं प्रमा। प्रमा मतलब, इसके लिए जो मैंने इंग्लिश वर्ड्स लिखे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग, डिस्टिंक्टिवनेस, इंडिविजुअलिज्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, थिंग और आर्टिकल। और with relation to our subjects, with relation to Ayurveda, it can be a rog, it can be a dravya, it can be haritki, it can be amliki, it can be sitapladi, or it can be any rog like jwar, gulm, rakt, pitt. Any rog it can be. Means the basic knowledge about something, the characteristic of something is known as prama. Now, prameya. प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जहां पे वो चीज, जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे हरित की क्षारस की होती है, जैसे हरित की रसायन है, तो यहाँ पे हरित की जो है वो दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। नाउ कम्स द प्रमाता। प्रमाता इज पर्सन एक्वायरिंग नॉलेज। जो व्यक्ति उस क्षेत्र में काम कर रहा है, जो हरित की के बारे में अनुसंधान कर रहा है, वो प्रमाता कहा जाएगा। हरित की, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हरित की प्रमेय हुआ, उसके बारे में जो भी ज्ञान है, उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म,
जिनकी भी सिद्धि की जा रही है, दैट वुड बी प्रमा। प्रमाता जो कर रहा है, द रिसर्चर, the man, the supervisor, the guide or the person who is performing the research is known as pramata, and जिस भी माध्यम से वो कर रहा है वो है प्रमाण। जिस भी माध्यम से, जिस भी, चाहे कोई रोग का डायग्नोसिस, उसके लक्षण देखना, उसके पूर्व रूप देखना, उसके निदान देखना, ये सब प्रमाण के थ्रू ही होता है। So the most essential cause or source for establishment of knowledge is praman only. तो इस यूनिवर्स में सारी की सारी चीजें प्रमेय हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हैं, और वो प्रमाण के द्वारा ही सारी की सारी चीजें उनका ज्ञान जो है प्राप्त होता है। प्रमाण जो है उनमें एज एन एविडेंस काम करते हैं। हेलो, अच्छा स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, अभी कौन सी स्लाइड दिख रही है आपको? नहीं, स्लाइड शेयर। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके 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 ओके, स्लाइड्स शेयर हो रही है स्लाइड्स? फर्स्ट स्लाइड नेक्स्ट ओनली स्लाइड मैम, स्लाइड चेंज नहीं हो रही मैम। नहीं हो रही है? ओके जी ओके मैम, मैम पहली स्लाइड फिक्स पड़ी है, आवाज तो आ रही है मैम आपकी, स्लाइड मूव नहीं कर रही मैम। ओके ओके, लेट मी सी, दोबारा से शेयर कर रही हूँ। अभी आ रही है डॉक्टर भानु? जी मैम आ रही है मैम अभी। अभी देखिए, अभी चेंज हो रही है? जी हो रहा है मैम, चेंज हो रहा है मैम अभी। ओके, थैंक यू। एक बार वापस से मैं, हाँ जी, ये फर्स्ट है ये। तो क्लासिकल मेथड्स ऑफ रिसर्च आर नथिंग बट द आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड युक्ति, एंड अदर प्रमाण जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो उपमान, अर्थापत्ति, उपलब्धि आदि, उन्हीं उसी अनुपलब्धि आदि उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रमाण जो है बेसिकली न्याय दर्शन या अन्य दर्शनों में बहुत विस्तृत वर्णन इनका है, और सब दर्शन अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रमाणों का उपयोग करते हैं। ये सब इन्हीं स्लाइड्स में ये सब है। प्रमाण के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण इटसेल्फ होता है। और प्रमा होता है किसी भी चीज़ के बारे में जब हम यथार्थ अनुभव या उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी की भी शब्द स्पर्श, रूप, रसगंध, किसी द्रव्य का, किसी रोग के लक्षण, वो उसके बारे में प्रमा होती है। और प्रमेय वो वस्तु खुद प्रमेय होता है। प्रमाता जो रिसर्चर उससे संबंधित होता है वो प्रमाता होता है। और जो माध्यम बनता है, जिसके जिसके थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो प्रमाण होता है। तो जो भी हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं फॉर गेनिंग नॉलेज और फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नॉलेज, दोज आर नथिंग बट द प्रमाण ओनली। और न्याय में कहा गया है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें प्रमेय हैं वो सब प्रमेय हैं, और वो प्रमाण के थ्रू जो हैं वो उनका ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हम किस प्रकार से किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे ये आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, साथ में जूस का ग्लास भरा हुआ रखा है। तो बस इसी से हमने समझ लेना है कि कैसे हम किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे ऊपर ये आप लीव्स देख रहे होंगे, आप पहचान गए होंगे इस प्लांट को। तो ये है हमारा प्रमेय, और इसके दर्शन से, इसका प्रत्यक्ष करने से आपने इसकी पत्तियां देख करके इस प्लांट को पहचान दिया है।
और यानी कि ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है, जिसमें हमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो ये सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है हमें, इसके आधार पे हम इस द्रव्य का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नीचे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का भी प्रत्यक्ष करके हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि ये किस चीज़ के फ्रूट्स हैं। और साथ में जूस है बना हुआ, तो जूस यदि मान लीजिए ऐसे और भी जूस इसी तरह के रखे हुए हों तो आप उसको टेस्ट करके, यानी जब हम किसी चीज़ की जो ज्ञान है वो फिजिकल अपीयरेंस से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वी गो फर्दर फॉर द अदर थिंग्स लाइक टेस्ट और स्मेल और एक्शन इन द बॉडी। मीन्स जब जो वीर्य या विपाक होता है औषधि का, वो एक्शन इन द बॉडी से हमें प्राप्त या पता चलता है। तो देखिए ये सब प्रमाणी है, ये जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये जो उसका रूप देख रहे हैं किसी चीज का, उसका रस देख रहे हैं किसी चीज का, या कर्म देख रहे हैं, ये सारे प्रमाण हैं। कहीं अप्रत्यक्ष लग रहा है, कहीं अनुमान लग रहा है, तो कहीं कहीं आप्तोपदेश नहीं बोलूंगी क्योंकि ये सब कुछ आप्तोपदेश पे ही बेस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रिसर्च में जो हमने अभी देखा पिछले वाली स्लाइड में, द ऑब्जेक्ट टू बी प्रूव्ड इज प्रमेय, द रिसर्च टॉपिक। जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है दैट वुड बी नोन एज प्रमेय। द फैक्ट विच गेट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द स्टडी आर प्रमा। कुछ भी जो भी हम किसी वस्तु के बारे में, किसी रोग के बारे में, किसी औषधि के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो कि यथार्थ है, यथार्थ अनुभव, जो कि सत्य ज्ञान है, वो प्रमा है। और जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो प्रमाता है। और जो भी इसके अंतर्गत जो मेजर एविडेंस, जो भी डाटा कलेक्शन के माध्यम है, वो सारे हमारे प्रमाण हैं, या डाटा इंटरप्रिटेशन के भी माध्यम है, वो सारे हमारे प्रमाण बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो अब अप्रमा होती है वो विपर्य, संशय, तर्क, ये फॉल्स नॉलेज होती है, इसको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद में प्रमाण की बात करें तो प्रमाण शब्द जो है वो सुश्रुत में बताया गया है। चरक में प्रमाण परीक्षा नाम से ज्यादातर आया है, या कहीं कहीं प्रमाण भी आया है, जैसे युक्ति प्रमाणीकृत्य, ऐसे करके कहीं कहीं पर युक्ति प्रमाण के संदर्भ में प्रमाण शब्द का भी जो उल्लेख है वो हुआ है। तो चरक जो है सबसे पहले प्रमाणों की जो उन्होंने बात की है, वो सबसे पहले पुनर्जन्म का जहाँ कॉन्सेप्ट आया है, वहां पर चरक जो है कहते हैं कि द्विविधम एव खलु सर्वम सचासत तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्च इति। तो चरक ये बताते हैं कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, सत्य असत, यानी किसी चीज का होना, किसी चीज का नहीं होना, उनकी परीक्षा 4 ही प्रकार से हो सकती है, और वो है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। इसी में ये आगे डेफिनेशंस भी हैं, तो इनको अभी मैं छोड़ रही हूँ। और ये जब चरक रोग की परीक्षा के बारे में बताते हैं, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति, वहां पर भी बताते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। ठीक है, तो ये सिंपल से जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रमाण, जहां पुनर्जन्म का रेफरेंस है वहां पर आया है चरक संहिता में, और जहां पर रोग की विशेष परीक्षा बताई हुई है वहां पर चरक ने डायरेक्ट प्रमाणों का नाम लिया है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे परीक्षा शब्द से, ये रोग विशेष विज्ञान शब्द से ये प्रमाणों के नाम आए हैं। इसके बाद चरक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, कि चरक कहते हैं कि सबसे पहले जो नीचे वाला श्लोक देखेंगे, त्रिविधे तुअस्मन् ज्ञान समुदय पूर्वम आप्तोपदेशात् ज्ञानम ततः प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम परीक्षोपद्यते, किम ही अनुपदिष्टम पूर्वम यत्तत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम परीक्षोमाणो विद्यात तस्मात् द्विविधा परीक्षा ज्ञानवताम प्रत्यक्षम अनुमानम च त्रिविधा व सह उपदेशेन। तो चरक ये बता रहे हैं कि जहां चरक 4 प्रमाणों का नाम ले रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो सबसे पहले हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है, हम सोचते हैं, जैसे जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि प्रत्यक्ष ही मुख्य प्रमाण होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, प्रत्यक्ष आप उसी चीज का कर सकते हैं जिसका आपको पहले से ज्ञान प्राप्त हो। द आइज कैन ओनली सी व्हाट द माइंड नोज। तो सबसे पहले त्रिविधम तो अस्मिन् ज्ञान समुदय पूर्वम आप्तोपदेशात् ज्ञानम, सबसे पहले आप्तोपदेश से ही ज्ञान होता है। आप ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, इनका निदान तभी कर पाएंगे जब आपने
उसको चरक संहिता में, शिशु संहिता में या माधव निदान में पढ़ा हो, उसके बाद ही आप उसका प्रत्यक्ष और अनुमान, उसके आधार पे जो और लक्षणों का अनुमान है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले चरक संहिता के अकॉर्डिंग, या वैसे भी चरक संहिता के में तो साफ साफ लिखा हुआ है पूर्वम आप्तोपदेशात् ज्ञानम, वैसे ही जो प्रमाण है उनमें सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंस का प्रमाण, नो डाउट प्रत्यक्ष इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे पहले जो है, इन सब प्रमाणों में सबसे पहले हमें आप्तोपदेश होना चाहिए, और उसके बाद प्रत्यक्ष और अनुमान से हम चीजों की परीक्षा या चीजों को प्रमाणित करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि कोई पहले किम ही अनुपदिष्टम पूर्वम, यदि कुछ पहले बताया ही नहीं गया है तो आप परीक्षा किसकी करेंगे। तो जो हमारा आप्तोपदेश होता है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं डायरेक्टली रिसर्च से ही रिलेट कर रही हूँ उसको। तो द व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज इन रिसर्च इज आवर आप्तोपदेश प्रमाण। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए तो सिर्फ दो ही प्रकार की परीक्षा है, प्रत्यक्ष और अनुमान। यानी पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी चीज की परीक्षा कर सकते हैं। और साथ में एक चीज और कही, त्रिविधेन खलु अनेन ज्ञान समुदायेन पूर्वम परीक्षा रोगम सर्वथा सर्वम उत्तर कालम। अब इसमें बता रहे हैं ना ही ज्ञान अवयवेन कृत्स्ने ज्ञेय ज्ञानम उपपद्यते। कहते हैं कि कोई भी ज्ञान जो होता है वो ज्ञान के एक अवयव से प्राप्त नहीं होता है, सारे के सारे जो प्रमाण हैं वो एक साथ मिलके किसी ज्ञान को प्राप्त करवाते हैं। सिर्फ आप्तोपदेश से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, किसी प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश से तो फिर भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमें, लेकिन प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक क्षेत्र को जान लेने से हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। रिसर्च में भी आपको, आप जब ये आप रिसर्च के स्टेप्स देखेंगे तो सारे के सारे प्रमाण आपको वहां पे दिखेंगे। अब इसके अतिरिक्त चरक में जहां वाद मार्ग बताए हैं, वहां पे उन्होंने जब जिज्ञासा वाद मार्ग की बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं अथ जिज्ञासा, जिज्ञासा नाम परीक्षा। जिज्ञासा परीक्षा, परीक्षा क्या है? प्रमाण। अब आप रिसर्च में पढ़ते हैं, रिसर्च स्टार्ट ही क्यूरियोसिटी से होता है, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है। तो क्यूरियोसिटी इज नथिंग बट द जिज्ञासा विच इज मेंशन्ड इन चरक संहिता, और यही जिज्ञासा हमें ले जाती है परीक्षण की ओर। परीक्षण में सहायक कौन? प्रमाण। तो और जब परीक्षण होते हैं तो सिद्धांत स्थापित होते हैं, यानी चरक संहिता में जो भी सिद्धांत स्थापित किए गए हैं वो सर्वप्रथम जिज्ञासा से स्टार्ट हुए होंगे, और उसके बाद बहुत सारी परीक्षाओं के बाद वो सिद्धांत स्थापित हुए। जैसे कि बताया गया है, वाद मार्गों में ही बताया गया है, सिद्धांतो नाम स परीक्षके बहुविधम परीक्षा, जो परीक्षकों के द्वारा बहुत बार परीक्षित करके, बहुत तरीके से परीक्षित करके और हेतुभिष्ट साध्यत्वा, हेतुओं से सिद्ध करके, स्थाप्यते निर्णय, जो निर्णय लिए गए हैं वो, या निर्णय स्थापित किए गए हैं, लिए नहीं गए हैं, स्थापित किए गए हैं, उनको हम सिद्धांत कहते हैं। तो यानी प्रमाणों से ही सिद्धांत स्थापित होते हैं। ये यहाँ पर इस श्लोक को डालने का या इसको दिखाने का मेरा एक ही एम था कि जो हमारे सिद्धांत होते हैं वो परीक्षके बहुविधम परीक्ष्य, परीक्षकों के द्वारा परीक्षित होकर के और हेतुओं से सिद्ध होकर के, यानी many a times many a scientists do the experiments and they make a theory or they make the theories, those theories are known as are सिद्धांत। तो ये जिज्ञासा से प्रारंभ होकर बहुत सारी परीक्षाओं से सिद्ध होकर के, वो हेतुओं से सिद्ध होकर के निर्णय स्थापित जो किए जाते हैं उनको सिद्धांत कहते हैं। तो रिसर्च के बाद निर्णय सिद्धांत स्थापित होते हैं, उनको हम सिद्धांत कहते हैं। तो जिज्ञासा से शुरुआत होती है और हम सिद्धांत तक पहुंचते हैं, और ये सिद्धांत चार प्रकार के हो सकते हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। इसमें हम बीच में नहीं जाएंगे इसके। अब ये रेफरेंस ही है परीक्षा के, ये इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। इसके बाद आते हैं दशविध परीक्षीय भाव, यानी यदि हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमें there are 10 things which are to be examined beforehand, before going for the research. We should examine 10 things, and those things are, means the examination of 10 factors is mandatory before getting involved in any type of work, whether it is the work of research, whether it is the work of diagnosing a disease, whether it is the work of
या मीन्स ट्रीटिंग अ डिजीज, कोई भी काम यदि हमें करना है या हम बाहर भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की परीक्षा कर लेनी चाहिए। वो है कारण, करण, कार्य योनि, कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश और प्रवृत्ति और उपाय, देश काल प्रवृत्ति और उपाय। तो कारण जो हेतु होता है, जो करता, कारण यहाँ पे दूसरा मतलब अर्थ यहाँ पे तात्पर्य वृत्ति से लेंगे हम, हेतु या कर्ता, जो कि काम को शुरू करता है। तो फिजिशियन या जो रिसर्च स्कॉलर होता है वो उसको कारण बोलते हैं। करणम, जो भी मेजर्स होते हैं, मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। कार्ययोनि, जिस वजह से हम किसी काम की तरफ जाते हैं, जैसे यदि रोग कोई हो गया है तो धातु वैषम्य जो होगा या जो इसका रिसर्च क्वेश्चन किस चीज का होता है वो कार्य योनि होता है। कार्य, जो हम प्रॉपर एक्शन में आ जाते हैं, जैसे हम धातु साम्य करते हैं जब कोई रोग हो जाता है तो उसको कार्य कहते हैं। कार्यफल होता है किसी भी काम का प्रयोजन। अनुबंध होता है उसका गुड और बैड रिजल्ट। सो ऑल थिंग्स आर दैट दीज ऑल थिंग्स आर कम अंडर रिसर्च। देश, साइट ऑफ एक्शन, काम, काल, टाइम फैक्टर इज ऑल्सो टू बी टेकन कंसिडरेशन ऑफ। प्रवृत्ति, द इनिशिएशन ऑफ एक्शन, और उपाय, the best collaboration of Karya, Karan and Karyoni. So I'm not going into the detail of all these. अब हम आते हैं आप्तोपदेश प्रमाण पे। मैंने हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, किसी का भी मैंने मैसेज देखा है अभी कि सारे लेक्चर हिंदी में हो रहे हैं क्या, तो बीच में आई एम ऑल्सो टेकिंग इंग्लिश ऑल्सो। सो आप्तोपदेश प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है जो मैंने अभी आपको बताया। मोस्ट इंपैरेटिव, ऑथोरेटिव एंड फोरमोस्ट प्रमाण, सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें आप्तोपदेश की। अब यदि हमने रिसर्च करनी है, इट एक्ट एज द फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज एज एन एविडेंस ऑल्सो। आप्त की दो मुख्य विशेषता है, एक तो ये ज्ञान का स्रोत है, मैंने क्या प्राप्त करना है, कैसे कोई रोग डायग्नोज करना है, कैसे किसमें ट्रीटमेंट करना है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है। और इट एक्ट्स एन एविडेंस ऑल्सो। यदि हमें कोई चीज अब समझ में नहीं आ रही है या हमें कोई इंटरप्रेट करना है किसी चीज को, तो वहां आप्तोपदेश कीजिए। आचार्य चरक ने तो ये कह दिया है, तो वहां पे वो आप्तोपदेश वो एक एविडेंस के रूप में काम करता है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज तो है ही है, साथ में एविडेंस भी है ही है। ठीक है, तो आप्तोपदेश कौन व्यक्ति होते हैं जिनके वचन आप्तोपदेश होते हैं? तो जो आपने ये श्लोक पढ़ा ही होगा, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप तो वो व्यक्ति होते हैं जो कि जिन्होंने अपने तप ज्ञान के बल से ज्ञान प्राप्त किया होता है, रजतम से मुक्त होते हैं, ये सब इसमें नहीं बताऊंगी मैं। आप तो फिलहाल वो सब व्यक्ति हैं जो कि हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं। यथार्थ ज्ञान, जिन्होंने स्वयं विषयों का साक्षात्कार करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया है और वो हमें उस ज्ञान को हमें देते हैं। यहाँ एक बात लिखी है कि निष्प्रीति उपदाप दर्शनश्च और रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता। जो व्यक्ति जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है और वो हमें बिना किसी ज्ञान को हाइड किए हुए, बिना कोई रजतम को बीच में लाए हुए, यदि वो हमको ज्ञान आगे ट्रांसफर करते हैं, एग्जैक्ट नॉलेज और ट्रू नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, तो दे शुड बी नोन एज आप्त पुरुष। और लास्ट में एक लाइन लिखी है, अप्रमाणम पुनः मद उन्मत मूर्ख रक्त दुष्ट दुष्टम वचनमिति। बस इन व्यक्तियों के जो मद उन्मत मूर्ख, रक्त मने जो आसक्त होते हैं किसी के चीज के प्रति, उनके व्यक्तियों के जो वचन होते हैं वो अप्रमाण होते हैं। तो अब हम ये शास्त्रीय अध्ययन विधि, यदि हमें आप्तोपदेश को देखना है तो हमें पता होना चाहिए कि शास्त्र को हम पढ़ते कैसे हैं। तो वाक्यशः, वाक्यर्थशः और अर्थव्यवशः शास्त्र को पढ़ना चाहिए, इसके भी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद जो एक शास्त्र को पढ़ने का एक तरीका है जिसमें पाठ, अवबोध और अनुष्ठान आते हैं। तो सबसे पहले कहना क्या चाह रही हूँ कि सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, पाठ पोर्शन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने सबसे पहले आपको लर्न बाय हार्ट वाक्यशः सारा शास्त्र जो है वो पता होना चाहिए। फिर अवबोध, अब रट्टा मार लिया और श्लोक का एप्लीकेशन पता नहीं, तो अवबोध होना बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम या जो हम श्लोक बोल रहे हैं, हिताहितम सुखम दुखम आयस्तस्य हिताहितम, इसका अर्थ क्या है, अवबोध क्या है। और फिर अनुष्ठान, यानी कोई भी चीज जिसका भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका अनुष्ठान तभी हो सकता है जब पहले आपने पाठ किया हो, फिर आपको उसका अवबोध हो, फिर ही आप अनुष्ठान की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मेथड्स ऑफ लर्निंग, माने आपको रिसर्च करने से पहले, मैं रिसर्च के साथ इसको रिलेट करती हूँ कि रिसर्च करने से पहले आपको पहले एक
डीप नॉलेज होनी चाहिए शास्त्र की, उसका ज्ञान ओनली जस्ट नॉट ओनली मगिंग अप द श्लोक, बट उसकी एक अवबोध, उसका एक डीप नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। देन ओनली यू कैन गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अनुष्ठान पार्ट, तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप तुम्हें अलग अलग प्रकार के वचन आते हैं, ये इसमें भी अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधे रोग की तरफ बढ़ते हैं कि आप्तोपदेश से ही हमें किसी रोग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी रोग के प्रकोप कैसे होता है, उसका उत्थान कैसे होता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके शब्द स्पर्श रूप रस उस रोगी में क्या हो जाते हैं किसी रोग के होने से, या फिर उसका रोग का स्वभाव क्या है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? ये सब हमें आप्तोपदेश से ही पता चलता है। जैसे कि किसी रोग का जो, यदि हमने कोई रोग का हम हेतुओं की परीक्षा करने चाह रहे हैं रिसर्च में, तो कहाँ से पता चलेगा? वो हमें आप्तोपदेश से ही पता चलेगा कि इस रोग में प्रकोपक हेतु ये होते हैं, या वायु प्रकोपित रुक्षत्व आदि हेतुओं से होती है। और किसी रोग की योनि क्या है, जैसे गृध्रसी का मतलब क्या मेन दोष प्रकोप क्या होता है, तो वात होता है। फिर स्वभाव, किसी रोग का स्वभाव कैसा है, जैसे रक्तपित्त है, उसको तीव्र, उसका मतलब वो इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इस प्रकार से अधिष्ठान, किसी रोग का अधिष्ठान क्या है, ये सब हमें आप्तोपदेश से ही पता चलता है। कहने की बात सिर्फ ये है कि हमें सबसे पहले आप्तोपदेश, यदि हमने रिसर्च करनी है तो हम ये ना सोचें कि हम तो प्रत्यक्ष ही करेंगे, केवल आप्तोपदेश या केवल प्रत्यक्ष और अनुमान से ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें आप्तोपदेश का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। सो अब रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू, ये है आप्तोपदेश प्रमाण। तो लिटरेचर रिव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द करंट स्टेटस ऑफ नॉलेज। अभी हमने चरक, सुश्रुत, वाग्भट, पुराण या दर्शन या इन सबको हमने देख लिया जब हम रिसर्च करते हैं, लेकिन इसके जो भी अब हमने रिसर्च टॉपिक चूज किया, उसमें करंट स्टेटस ऑफ नॉलेज क्या है, वो हमें आप्तोपदेश प्रमाण से ज्ञात होता है। तो इसके बाद हमको जो करंट नॉलेज होती है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें सारे के सारी संहिताएं और उसके आगे के भी, जैसे आगे कुछ आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं, या फिर आजकल जो ट्रेंड है पीयर रिव्यूड जर्नल, पबमेड वगैरह को आप देख सकते हैं टू डिस्कवर व्हाट एग्जिस्ट ऑन द टॉपिक। लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप्तोपदेश प्रमाण का, आप्तोपदेश का अध्ययन, आप्तोपदेश मैंने जो संहिताओं में लिखा हुआ है उसका अध्ययन बहुत बहुत जरूरी है टू डिस्कवर व्हाट एग्जिस्ट ऑन द टॉपिक, टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द टॉपिक। और जो आपका जो भी आप कोई काम लेना चाह रहे हैं, उसके लिए फाउंडेशन ढूंढना, ये कहाँ से मिलता है? ये आप्तोपदेश से मिलता है। फिर टू फाइंड गैप्स, एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज इन प्रीवियस वर्क। पहले कोई काम हो चुका है लेकिन आपको उसमें कोई गैप नजर आ गया, या लिमिटेशन ऑफ वर्क लिखा होता है थीसिस में, लास्ट में कोई इनकंसिस्टेंसीज नजर आ गई कि नहीं, ये नहीं, ये एक ग्रुप में नहीं होनी चाहिए थी स्टडी, ये तो 2 ग्रुप में प्लान करेंगे तो अच्छा होगा। हर एक रिसर्च में एक स्कोप लिमिटेशन होती है किसी किसी रिसर्च की, और एक कंक्लूजन पे व्यक्ति पहुंचता है, जो भी रिसर्चर होता है, तो वो अपने जो कंक्लूजन होता है उसको मेंशन करता है, जो लिमिटेशन होती है उसको भी मेंशन करता है कि नेक्स्ट रिसर्च में इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये हमें लिटरेरी रिव्यू से ही पता लगता है। इससे हमें हमारे वर्क के, रिसर्च वर्क के आइडिया जनरेट होते हैं, इससे हमें डुप्लीकेशन को अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। और ये जो आप्तोपदेश प्रमाण है, ये एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और एज एन एविडेंस जो है वो काम करता है। तो इसी में प्राइमरी लिटरेचर आता है हमारा, जो कि पब्लिश्ड होता है, जैसे यूनिवर्सिटी थीसिस हुए, डिसर्टेशंस हुए, गवर्नमेंट, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर संहितास यू हैव आल्सो टू रेफर द यूनिवर्सिटी थीसिस, डिसर्टेशंस, कोई अगर रिपोर्ट्स हैं, फिर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स है जैसे कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, लेकिन इट शुड बी ऑलवेज द एविडेंस बेस्ड। अब विकिपीडिया वगैरह का जो सोर्स होता है, दैट इज नॉट a good source, that is known as a gray literature, so it should not be referred as. So but only the means the reviewed journal, peer reviewed journal, or the good journal material should be referred as the, or should be referred in the research, and it should be considered as the आप्तोपदेश। अब आज हमें रजतम से मुक्त व्यक्ति नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी रिसर्च को बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ मोल्ड किए प्रेजेंट किया हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रमाण आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष
जानते ही हो, आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। प्रत्यक्ष वो होता है जो हम, सीधी बात बताती हूँ, प्रत्यक्ष वो होता है जो हम 5 इंद्रियों से देखते हैं। 5 सेंसरी परसेप्शन जो हमारी होती हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अब आप सोच लो रिसर्च में कहाँ-कहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता होती है। एक तो हम आयुर्वेद से संबंधित व्यक्ति हैं, तो हम सब रोग पे रिसर्च करते हैं, तो रोग की परीक्षा किससे होती है? प्रत्यक्ष से होती है। अब तो उपदेश तो हम पढ़ के आए हैं पहले, उसके बिना हो ही नहीं सकता, ये बात आप जान लीजिए। अब प्रत्यक्ष, यूटिलिटी ऑफ प्रत्यक्ष क्या होती है? यूजुअली रूटीन लाइफ में हम जो भी करते हैं प्रत्यक्ष है। अभी आप जो कर रहे हो वो प्रत्यक्ष है। मेरी आवाज आपके कान में आ रही है, स्लाइड शेयर हो रही है, दैट इज द प्रत्यक्ष ओनली। फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसका यूज करते हैं, और जो प्रिंसिपल्स एज अ मेथोडोलॉजी कोई भी रिसर्च के लिए हम इसको यूज करते हैं। रूटीन लाइफ में मैंने आपको बता ही दिया। अभी जो हमारी जो वर्कशॉप हो रही है, दैट इज जो भी आप सुन रहे हो दैट इज प्रत्यक्ष और लाइव हो रहा है। और जो भी आप अभी देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो प्रत्यक्ष। आप अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष पेशेंट में कैसे देखते हैं हम? तो साफ साफ आचार्य चरक बहुत क्लियरली लिखते हैं कि जैसे शब्द से क्या करेंगे? बोलते आप सारी इंद्रियों से रोगी की परीक्षा कर सकते हो। देखो आप रिसर्च में करते हो ये सब कि नहीं करते हो? बोले अन्यत्र रस ज्ञानात्, अपनी रसन इंद्रियों को आप यूज नहीं करेंगे। तो रसन इंद्रियों को छोड़ करके, वो अनुमान का क्षेत्र आ जाता है। रसन इंद्रियों को छोड़ करके बाकी जो 4 इंद्रियां बची, उनसे हम प्रत्यक्ष करते हैं। और ये हम करते हैं भी, आप देखिए, जैसे श्रोत्र इंद्रिय से हम अंतरकूजन, संधि स्फुटन, ये सब की परीक्षा, या स्वर विशेष, इसकी परीक्षा जो है वो करते हैं। पेशेंट में देखते हैं कि ज्वाइंट में क्रैपिटस हो रहे हैं, या फिर पाल्पिटेशन ऑस्कल्टेशन करते हैं हार्ट साउंड्स का, या फिर पाल्पेशन करते हैं जब हम पल्स देखते हैं। तो शब्द की बात कर रहे हैं तो ऑस्कल्टेशन आएगी। जो भी हम हार्ट साउंड्स वगैरह, रेस्पिरेटरी साउंड्स जो देखते हैं, या संधि स्फुटन वगैरह की जो हमें आवाज आती है, उसको हम श्रोत्र से परीक्षा करते हैं। वैसे भी रोगी का स्वर है कैसा, दीन है, अच्छा है, इससे भी हमें एक डिजीज का, एक जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट का पता चलता है। उसके बाद वर्ण, संस्थान, प्रमाण, छाया, शरीर प्रकृति, विकृत। अब चक्षु से क्या देखते हो आप? सारा रोग में, जो भी रोग में वर्ण है, जो रोग के लक्षण है, प्रमाण आदि है, ये सब हमें प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों, जो प्राकृत वर्ण है वो भी हमें चक्षु इंद्रिय से पता चलता है, और वैकृत है वो भी चक्षु इंद्रिय से पता चलता है। रस को भी हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, अपनी रस इंद्रिय से हम परीक्षा नहीं कर सकते। और जो दूसरे, जैसे इसमें यूका सर्पणेन तो से शरीर वैरस्यम, इस प्रकार से परीक्षा की जा सकती है, लेकिन आज इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। गंध, शरीर की प्राकृत और वैकृत गंध, और स्पर्श, जो भी हम पाल्पेशन, परकशन जो भी करते हैं, दैट कम्स अंडर द पॉइंट ऑफ स्पर्श। तो आप देखो पेशेंट का एग्जामिनेशन जो है, जो इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, ऑस्कल्टेशन है, दैट कम्स अंडर द प्रत्यक्ष प्रमाण, एंड इट इज यूजफुल इन क्लिनिकल मेथोडोलॉजी, और इट इज यूजफुल इन क्लिनिकल रिसर्च। तो हमारी जो त्रिविध परीक्षा है, दर्शन, स्पर्शन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन। अष्टविध परीक्षा है नाड़ी, मलमूत्र, नेत्र, जिह्वा, शब्द, स्वर, आकृति। दशविध परीक्षा है प्रकृति, विकृति आदि। ये सब हम प्रत्यक्ष के ही माध्यम से करते हैं। नो डाउट अनुमान साथ में है, बता ही दिया गया है पहले कि कोई भी रिसर्च जो है वो एक प्रमाण से नहीं हो सकती। आप तो उपदेश हमें है, साथ में हम ये प्रत्यक्ष परीक्षा कर रहे हैं, रोगी की प्रकृति देख रहे हैं, कुछ भाव हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कुछ अनुमान लगा रहे हैं। इसी प्रकार विकृति जो रोग की परीक्षा कर रहे हैं, सार कुछ हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कुछ का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मुख्य मैंने इसको यहाँ पे प्रत्यक्ष परीक्षा में रख दिया है कि प्रत्यक्ष में भी ये आता है, अनुमान में भी आता है, लेकिन प्रत्यक्ष में भी ये आता है। इसके बाद आजकल हम कैसे प्रत्यक्ष करते हैं, जो जैसे माइक्रोस्कोप से एक्सरे करते हैं, एंडोस्कोपी से करते हैं, जैसे लैरिंजोस्कोप, जो भी आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सोनोग्राफी हो रही है, सीटी स्कैन हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, ईसीजी हो रहा है। तो हालांकि इनको देख करके हम अनुमान लगाते हैं रोग का, किंतु फिर भी कुछ हद तक हम प्रत्यक्ष करते हैं चीज, जैसे माइक्रोस्कोप से प्रत्यक्ष होता है, हम साफ देखते हैं, ये सब इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अब रिसर्च में कहाँ कहाँ प्रत्यक्ष का प्रयोग है? देखिए लिटरेरी रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च में, फंडामेंटल, जो भी आप रिसर्च के टाइप पढ़ते हो, नथिंग, कुछ भी रिसर्च के बिना प्रत्यक्ष के बिना नहीं है। चाहे आपकी लिटरेरी स्टडी हो, चाहे क्लिनिकल स्टडी हो, चाहे कोई और फंडामेंटल रिसर्च हो, चाहे कोई ड्रग रिसर्च हो, या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो। जैसे स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं, जैसे ओल्ड संहिताएं, संहिता वगैरह पढ़ते हैं, तो प्रत्यक्ष करते हैं हम उनका, डायरेक्ट पढ़ते हैं अपनी आंख से देख करके,
अपने से समझते हैं, मानस प्रत्यक्ष भी करते हैं, उसको याद भी करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष ही है। फिर और भी क्लासिकल लिटरेचर हुआ संहिताओं के अलावा, उसकी कमेंट्रीज हैं, और इस प्रकार की रिसर्च जो है वो ओनली थ्रू प्रत्यक्ष हो सकती है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करते हैं हम, जैसे कोई केस स्टडी, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च प्योरली प्रत्यक्ष है, बाद में अनुमान है साथ में, लेकिन इट इज दीज आर ऑल प्रत्यक्ष बेस्ड। जैसे कोई केस स्टडी हो गई, नो डाउट आपने ट्रीटमेंट दिया, बट इट वाज योर ऑब्जर्वेशन। सो इसमें हमने प्रत्यक्ष किया। केस स्टडी में कोई केस सीरीज, एक जैसे केस, कोई बहुत सारे हमने एक जैसे कोई केस देखे, एक जैसा ट्रीटमेंट, मतलब जिसमें हमें एक जैसा वो मिला। जैसे हम मधुमेह में देखते हैं, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं सब में हमें दधी निदान मिलता है, तो ये केस सीरीज हो गई। फिर केस कंट्रोल, कुछ केस हैं कुछ कंट्रोल है, ये स्टडी उनका जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, केस का क्वेश्चन लिया, कंट्रोल से भी वही क्वेश्चन पूछे, तो ऑब्जर्वेशन इट वाज रिकॉर्डेड थ्रू योर इंद्रिया, ये आपने सेंसरी परसेप्शन उनका किया। कोहोर्ट स्टडीज हैं हमारी, सर्वे स्टडीज है, इसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो ये सारा, लेकिन फिर भी रिसर्च करते हैं, सर्वे स्टडीज, ये सब प्रत्यक्ष बेस्ड है। इसके बाद आता है आपका क्लिनिकल रिसर्च, जो भी आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, शुगर हो गया, HB हो गया, जो भी और भी पैरामीटर्स पे हम आजकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के जो भी हैं चीज़ें, वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने अभी पीछे बताई थी आपको, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हो रहा है लेबोरेटरी में या एक्सरे में या MRI में, CT स्कैन में, ये सब प्रत्यक्ष है। फिर रेडियोलॉजी, पैथोलॉजिकल साइंस, सिम्टोमेटोलॉजी, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन प्रत्यक्ष। और इफेक्ट ऑफ थेरेपी प्रोसीजर, इट कैन बी स्टेटेड ऑफ प्रत्यक्ष। ये तो इफेक्ट ऑफ थेरेपी, ये हम प्रत्यक्ष से ही पता चलता है कि 15 दिन पहले पेशेंट का क्या सिम्टम्स थे और आज पेशेंट के क्या सिम्टम्स हैं, ये प्रत्यक्ष से ही हमें ग्रहण होता है। फिर ड्रग रिसर्च में, चाहे ड्रग की फार्माकोग्नोसी है, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, फाइटोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इकोलॉजी, कल्टीवेशन, फार्मिंग, एडल्ट्रेशन, सब कुछ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन एनी डिजीज, जो भी क्षेत्र है पूरा ड्रग का, ये हमें प्रत्यक्ष से ही प्रमाणित होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, इन विट्रो स्टडीज हो गई, फिर इन वाइवो स्टडीज हो गई, ये सभी चीजें प्रत्यक्ष से ही हमें पता चलती हैं। अब देखिए, अभी आपको मोटा मोटा पता चल गया कि एक तो पेशेंट देखने में, एक उसको डायग्नोसिस करने में, और दवाइयों की या औषधियों की रिसर्च करने में प्रत्यक्ष की उपयोगिता होती है। अब रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उसमें देखिए कैसे रिसर्च जो है वो प्रत्यक्ष जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, you know every research starts from the observation, and observation is nothing but the pratyaksh only. So observation or findings, it leads to the another research question. जो भी रिसर्चर कोई रिसर्च करता है उसमें वो अपनी जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको तो वो पूरा करता ही है, लेकिन साथ में बहुत सारे उसके बाय प्रोडक्ट सामने निकलते हैं, या कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं रिसर्च में जो कि रिसर्च प्लान करते समय हमारे ध्यान में नहीं आती हैं। तो वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारा नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन बनाती हैं। एक ऑब्जर्वेशन इट लीव्स मेनी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द रिसर्चर। सो ये जो ऑब्जर्वेशन होती हैं ये हमारे लिए रिसर्च टॉपिक बनाती हैं। ये सिर्फ रिसर्च की ही बात नहीं है, हमारी क्लिनिकल सेटिंग्स में भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हमें प्रत्यक्ष करवा, मतलब जो ऑब्जर्वेशन होती हैं हमारी, वो हमें आगे रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम मधुमेह में पेशेंट में देखते हैं कि दधी, आपको पता ही है दधी निदान बताया हुआ है मधुमेह में, और हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें से 99.9% पेशेंट जो हैं वो यूजुअली दधी का सेवन कर रहे होते हैं। तो इट लीड्स टू सम, ये हो सकता है ये इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन जो हम पेशेंट से इंक्वायर कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि दधी एक कॉमन, जैसे हम सारे निदान पूछते हैं उससे, तो दधी ये बहुत कॉमन निदान सामने आता है। तो दिस इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद मटेरियल एंड मेथड, जो भी डाटा कलेक्शन होता है हमारा, जो हमारा मेथड्स होते हैं वो सारा प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। और डायग्नोसिस पेशेंट का वो प्रत्यक्ष होता है। मेडिसिन देते हो, फॉलोअप में बुलाते हो, रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स ऑन नेक्स्ट विजिट एंड सो ऑन इन द होल ट्रायल। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट आया, डायग्नोस किया, प्रत्यक्ष के आधार पे किया, मेडिसिन दी आप्तोपदेश के आधार पे,
मतलब प्रत्यक्ष के आधार पे और आप्तोपदेश के आधार पे डायग्नोज किया, मेडिसिन दी, प्रत्यक्ष किया, आप्तोपदेश के आधार पे मेडिसिन दी, पेशेंट को भेज दिया 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, उसके बाद 15 दिन बाद या 7 दिन बाद जब भी बुलाया तो आपने उसको रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड किए, इट इज प्रत्यक्ष। आपने पहले देखा था और अब भी आप वही रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मतलब नोट कर रहे हो। इस प्रकार से सारे के सारे रिसर्च ट्रायल में जो भी जितना भी आपका 45 डेज 60 डेज 90 डेज का ट्रायल होता है उसमें वी गो ऑन दिस रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स। फिर सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और यदि कोई कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो ग्रुप्स में, वो भी प्रत्यक्ष ही होता है और जो रिजल्ट हमारे सामने होता है वो भी प्रत्यक्ष होता है कि हमने देखा, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने अपनी आंखों से देखा है किसी रिसर्च में। इट इज नथिंग बट द प्रत्यक्ष ओनली। अब देखिए ये प्रत्यक्ष से परीक्षा, ये बताया था मैंने आपको क्लिनिकल में प्राकृत और वैकृत वर्ण देख सकते हो आप, पाल्पेशन देख सकते हो, ऑस्कल्टेशन देख सकते हो, फिर सिंपली स्वेलिंग देख सकते हो। दीज आर ऑल डायग्नोस्ड और सीन थ्रू प्रत्यक्ष ओनली। फिर मूत्र परीक्षा देख सकते हो, नाड़ी परीक्षा हो गई, जिह्वा परीक्षा हो गई, ये प्रत्यक्ष से ही हम देखते हैं। फिर किसी औषधि का यानी कि कोई आम्लकी है, कोई तुलसी है, उसको देखना, फिर उसका लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन करना, उसका जो जैसे हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है किसी चीज का, उसको देखना, इसमें भी ये आप सब स्वयं देख रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर लेबोरेटरी में औषधियों की जांच करना और एनिमल ट्रायल करना, ऑल प्रत्यक्ष। एनिमल पे देखते हो आप प्रत्यक्ष करके कि दवाई दी, फिर ये हुआ, फिर इस कंडीशन में रखा तो ये हुआ। इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 सारे के सारे जो भी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण ये बना रहा है या एविडेंस क्रिएट कर रहा है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आजकल कहते हैं। तो दीज ऑल आर क्रिएटिंग और जनरेटिंग एविडेंस फॉर आर स्टडी। उसके बाद जो भी सर्वे हो रहा है, कोई भी ऑनलाइन सर्वे आप ले रहे हो, फेस टू फेस सर्वे कर रहे हो, टेलीफोनिक सर्वे कर रहे हो, पेपर सर्वे कर रहे हो, तो ये भी एक तरह से प्रत्यक्ष ही है। हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन बाद में किया जाएगा युक्ति के द्वारा, लेकिन फिलहाल ये प्रत्यक्ष ही है। तो ऑल द डाटा कलेक्शन, पूरी सब इंफॉर्मेशन सब जगह से कलेक्ट करके आपके दिमाग में रखी, आपके दिमाग से कंप्यूटर पे डाल दी। सब प्रत्यक्ष जो था वो आपका आपने कंप्यूटर पे डाल दिया, ये था प्रत्यक्ष प्रमाण। अब कुछ लिमिटेशन भी है प्रत्यक्ष की, जैसे कुछ चीजें बहुत पास से दिखाई नहीं देती, बहुत दूर आवरण, या हमारी इंद्रियां सही नहीं है, मन कहीं और है, या दो चीजें एक जैसी दिख रही हैं, जैसे दो रोग एक से दिख रहे हैं समानाभिहार, दो रोग एक से दिख रहे हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ जाता है, या कोई चीज बहुत सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से ये हमारा लिमिटेशन भी होती है प्रत्यक्ष की, ऐसा नहीं एक सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष से ही हमें मिल जाती हैं। अब प्रत्यक्ष के बाद क्षेत्र आता है अनुमान का। आप्तोपदेश हो गया, जिससे हमें पता चला रिसर्च की बैकग्राउंड, हमारे टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड, उससे हमें आप्तोपदेश से पता चला। प्रत्यक्ष हमने किया, कोई हमने स्टडी कर ली, वो प्रत्यक्ष हुआ। अब अनुमान का क्षेत्र क्या है, ये भी शुरू से स्टार्ट होगा। अनुमान के बारे में बताया गया है कि अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, यानी कि पहले आपको कुछ चीज का प्रत्यक्ष होना चाहिए तभी आप अनुमान लगा सकते हो, ऐसे आप अनुमान नहीं लगा सकते, हवा में तीर नहीं मारना है, प्रत्यक्ष होना चाहिए किसी चीज का। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयत, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है ये, यानी कुछ देख करके कुछ अनुमान लगाना, एक चीज को देख करके दूसरी चीज का अनुमान लगाना, ये प्रत्यक्ष पूर्वकम होता है। त्रिविधम 3 प्रकार का ये होता है, देखेंगे आप रिसर्च में पूरा पूरा 3 प्रकार का ये होता है। और त्रिकाल 3 प्रकार के काल का ये ज्ञान करवाता, मतलब 3 प्रकार के जो काल होते हैं उनका ज्ञान ये करवाता है। तो जैसे कि बीज से फल, जो बीज होता है उससे हमें आने वाले फल का पता चलता है, और जो फल होता है उससे किस बीज को बोया गया होगा इसका पता हमें चलता है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ, सीधे रिसर्च पे आएंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉज और इफेक्ट और सम साइन इज अनुमान प्रमाण। अब देखते हैं इसके 3 भेद जो बताए गए हैं, वो है कार्यात कारणम अनुमानम, जो आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हो, कार्य हो चुका है और कारण का अनुमान कर रहे हैं, रोग हो चुका है और कारण का अनुमान लगा रहे हैं। रोग हो चुका है, हाइपरटेंशन है, व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है,
या हमारी रिसर्च में बहुत सारे पेशेंट्स हैं और हम उनकी डाइटरी हिस्ट्री ले रहे हैं, उनका बिहेवियरल रिकॉर्ड ले रहे हैं, तो कार्य तो उत्पन्न हो चुका है, डिजीज उत्पन्न हो चुकी है, आप पीछे जाकर के उसकी स्टडी कर रहे हो। कार्यात कारणम, अब कारणात कार्य, कारण से कार्य का अनुमान। कोई अभी खा रहा है, अभी किसी का लाइफस्टाइल बहुत खराब है, बहुत ऑयली डाइट है उसकी, और बिल्कुल भी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं है, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो यू विल कम टू नो कि आपको पता लग जाएगा कि इससे कुछ ना कुछ इसको व्याधि हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस प्रकार की कोई व्याधि हो जाएगी। कारण से कार्य का अनुमान या फिर प्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो जब हम कॉज से इफेक्ट की ओर जाते हैं वो अनुमान का क्षेत्र है। जब हम इफेक्ट से या आउटकम, जिसको रिसर्च में कहते हैं, आउटकम से कॉज की तरफ जाते हैं, वो हमारा अनुमान का क्षेत्र है। यानी कारण से कार्य, कार्य से कारण। और इसी प्रकार से कुछ सामान्य दर्शनार्थ अनुमान भी होते हैं, जैसे कि हम रोगी में कोई चिन्ह देखते हैं और समझ लेते हैं, जैसे भूख नहीं लगना, रोगी को भूख नहीं लग रही है तो हम समझ आते हैं कि इसको अग्निमांद्य है या उसका पाचन नहीं हो रहा है, तो भी हम अग्निमांद्य जैसी कंडीशन को समझ लेते हैं। तो इसमें ये कारण बताए हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। अब जो ये अनुमान होता है, ये एक तो ये कार्य कारण भेद से दो प्रकार का हो गया, यानी कि रिसर्च में हम क्या करते हैं, या तो डिजीज उत्पन्न हो चुकी है, आउटकम इज देयर और हम पीछे कॉज की तरफ जा रहे हैं, या फिर कॉज हम देख रहे हैं, है ना, और उसके बाद आउटकम जो जैसे हम कोहोर्ट स्टडीज वगैरह करते हैं, उसके बाद हम आउटकम की तरफ जाते हैं, मतलब किसी ग्रुप को ले लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो हमारी होती हैं वो ये कारण से कार्य, मैंने एक ग्रुप को, किसी को हमने ले लिया और उसको 5 साल तक उनके किसी फैक्टर्स को स्टडी किया। जैसे ऑनलाइन क्लास जिन बच्चों ने करी, उनका फ्यूचर में 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद रिजल्ट देखा। तो यानी कि ये है एक को, मतलब कारण आप देख रहे हो, उसके बाद कार्य का अनुमान लगाएंगे, मैंने कारण से कार्य को फॉलो करना। तो इस प्रकार से ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज वगैरह जो होती हैं, ये अनुमान का ही क्षेत्र है। अब अनुमान दो लेवल होते हैं इसके, एक तो होता है स्वार्थ अनुमान और एक होता है परार्थ अनुमान। अब मतलब अनुमान से हम कैसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ना, अनुमान बड़ा लॉजिकल है। प्रत्यक्ष तो सिंपल है, प्रत्यक्ष जैसा लिखा है वैसा देख लिया, प्रत्यक्ष है। लॉजिकल तो वो भी है, बट यानी पता होना चाहिए आपको कि आपने देखना क्या है। उसके बाद जो अनुमान होता है, ये लॉजिकल इन्फरेंस है, इट इज नॉट ओनली इन्फरेंस, इट इज अ लॉजिकल इन्फरेंस। तो स्वार्थ अनुमान अपने ही लिए, जैसे कि स्वार्थ अनुमान मैंने अपने ही लिए, अपने आप आपने अनुमान लगाना है। जैसे किसी रोगी में पूर्व रूप आप देख रहे हो ज्वर के, बालानाम द्वेषः, इस प्रकार के, और अंग मर्द वगैरह, और इस प्रकार से जो भी पूर्व रूप ज्वर के लिखे हुए हैं, तो ये स्वार्थ अनुमान लग रहा है। या आपको किसी को बताना नहीं, आपको स्वयं को अनुमान लग रहा है कि ये ज्वर हो रहा है। या फिर जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल हम देखते हैं कि धूम को देख करके अग्नि का अनुमान लगाना। तो ये अपने लेवल पे जो अनुमान होता है उसको कहते हैं स्वार्थ अनुमान, और ये परामर्श बेस्ड होता है, यानी कुछ डिस्कशन चलती है हमारे दिमाग के अंदर, उसकी वजह से ये होता है। तो ये डिस्कशन जो होती है वो कार्य और कारण या लिंग और लिंगी के ही आधार पे होती है, यानी किस चीज से किसका संबंध है, धुएं के साथ अग्नि का ही संबंध है, अंग मर्द बालानाम द्वेष इससे के साथ ज्वर का संबंध है। इस प्रकार की जो हमारी थिंकिंग चलती है, ये अनुमान के अंतर्गत आता है। परार्थ अनुमान होता है दूसरों के लिए। तो जब परार्थ अनुमान में 5 चीजें होती है, जब कोई चीज हमें किसी और को प्रूव करनी है, जैसे सिंपली हम एग्जांपल जो हम बोलते हैं, वैसे अभी एग्जांपल अब मैं नहीं देती हूँ, पर फिर भी जस्ट फॉर ओरिएंटेशन, धुएं से अग्नि का अनुमान, तो कहीं धुआं देख रहे हैं, अग्नि का अनुमान हमें स्वयं तो हो गया, अब ने परार्थ दूसरे को कराना है, दूसरा बोलेगा मैं तो नहीं मानता कि धुआं देखने से अग्नि यहाँ पे दिख रही है, तो परार्थ अनुमान हम दूसरों के लिए करवाते हैं, मैंने टू प्रूव द थिंग्स फॉर अदर्स। So when we want to prove the things for others, then we require 5 things here. जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तर्क संग्रह यानी दर्शनों में भी ये आया है और चरक संहिता में भी ये आया है कि जब आप किसी चीज को प्रूव, अब रिसर्च में क्या है, इट इज नथिंग बट द एविडेंस बेस्ड, मींस एविडेंस जनरेट करना जिसको कहते हैं। तो एविडेंस जब आपको जनरेट करनी होती है तो एविडेंस दिखानी पड़ती है, इसके बाद आप की रिसर्च जो है वो मान्य होती है। मैंने पहले आप रिसर्च करते हो, उसके बाद इसको पब्लिश जब करते हैं तो आप काफ़ी सारे प्रोसेसेस के बाद वो रिसर्च जो है, ये पहले तो वो थीसिस पास होता है, थीसिस पास होने में भी आपको प्रूव करना पड़ता है कि आई डिड दिस,
या इट वाज फाउंड या आई कंक्लूडेड दिस, और उसके बाद आपको पब्लिश करनी होती है। तो पब्लिश करने में भी एक अच्छी रिसर्च पब्लिश होने में 1-2 साल आराम से लग जाते हैं, इतना पीयर रिव्यूज का होता है। तो अब उसको जब आप किसी दूसरे को अनुमान करवाना चाह रहे हो तो उसमें 5 चीजें जो हैं वो आती हैं। एक होती है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब क्या प्रूव करना है, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, साध्य वचनम, क्या प्रूव करना है आपने। हेतु, हेतु होते हैं उसके जो प्रत्यक्ष अनुमान, एक्चुअली अब आप बोलोगे आप अनुमान में ये सब पढ़ा रहे हो, तो हेतु होता है जो भी साधक होता है वो हेतु होता है, जो भी जिस भी माध्यम से हम सिद्ध करते हैं वो अगेन हेतु होता है। उदाहरण होता है, जो भी हम उदाहरण माने जो सपोर्टिव एविडेंस हम लेते हैं वो उदाहरण होता है। उपनय होता है जब हम एनालिसिस करते हैं, जो हमें मिला, जो जो कहीं पढ़ा था हमने, जो सारी चीजों को लेकर के जो हम एक एनालिसिस करते हैं वो होता है उपनय। और निगमन होता है जब हम किसी के कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और जो प्रतिज्ञा की होती है हमारी वो सिद्ध हो जाती है, उसको कहते हैं निगमन। अब रिसर्च में देखते हैं हम, प्रतिज्ञा इज व्हाट इज टू बी प्रूव्ड। क्या आपका रिसर्च टॉपिक है, आपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या लिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज टू बी प्रूव, टू प्रूव दिस, प्रतिज्ञा इज टू प्रूव दिस, टू प्रूव दिस, टू प्रूव दिस, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हेतु कैसे प्रूव करेंगे, द मटेरियल्स, द मेथड्स, क्या लोगे, कैसे पेशेंट लोगे भाई, कैसे प्रूव करेंगे, मेथड्स क्या होंगे, किस तरह से प्रूव करोगे, स्टडी डिजाइन क्या बनेगा, कैसे स्टडी रहेगी, ऑब्जर्वेशनल रहेगी, एक्सपेरिमेंटल रहेगी, क्रॉस सेक्शनल रहेगी, कैसी स्टडी रहेगी, हाउ इज टू बी प्रूव, इट इज टू बी प्रूव्ड, कितने दिन पे दवाई दोगे, कैसे दवाई बनेगी, कहाँ दवाई बनेगी, द्रव्य कहाँ से आएंगे, सब के सब हेतु के अंतर्गत, ऑल द थिंग्स विच कम अंडर द मटेरियल एंड मेथड, इट्स हेतु। नाउ उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण इज, अब धुएं से अग्नि दिखानी है, तुम उदाहरण देते भी, तुमने जैसे रसोई घर में देखा था। अब यहाँ तो वो एग्जाम्पल चलेगा नहीं, तो यहाँ हमें बहुत सोच समझ के सपोर्टिंग एविडेंस रिसर्च में देने होते हैं। तो रिसर्च में अगर आप पेपर्स वगैरह लिखते हो तो सपोर्टिव एविडेंस, हमारी रिसर्च के सपोर्ट में जो एविडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो हम शास्त्र का एविडेंस देते हैं कि चरक में जी ऐसा लिखा है, सुश्रुत में ऐसा लिखा है, माधव निदान में ऐसा लिखा है, तो और हमने भी ऐसा पाया, ये सपोर्टिव एविडेंस हो गए। और दूसरा क्या सपोर्टिव एविडेंस आजकल जो हम देते हैं वो हमारे जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं उनकी जो मतलब वहां से कुछ चीजें साइट करते हैं वो सपोर्टिव, जैसे रसायन में के संदर्भ में अगर बोलना हो कि आम्ल की जो है वो रसायन का रोल प्ले करता है, तो हम उसके जो सपोर्टिव एविडेंस है चरक से, सुश्रुत से, इत्यादि इत्यादि, किसी भी ग्रंथ से, महाप्रकाश वगैरह से लेकर के, और आज टिल डेट उस पर क्या रिसर्च हुई है, दैट ऑल कम्स अंडर द सपोर्टिव एविडेंस। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूव करते हैं भाई हमने रसायन का इफेक्ट ऐसे देखा, देखो इस स्टडी में भी रसायन का इफेक्ट ऐसे पाया गया था, और ये स्टडी जो है ये रसायन को इसने ऐसे एक्सप्लोर किया था, और मेरी स्टडी से के लिए ये एविडेंस बन रही है, सपोर्टिव एविडेंस। फिर है उपनय, फिर जो हमने लिया सब सिमिलैरिटी बिटवीन द एविडेंस एंड द करंट सब्जेक्ट। अब ये दिस इज ऑल द डिस्कशन एनालिसिस, जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है, लॉजिकल एनालिसिस है, दैट कम्स अंडर द उपनय पार्ट। और निगमन, जब हम कंक्लूड कर देते हैं किसी चीज को, प्रूव, जैसे मैथ्स में थ्योरम करते थे, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड एंड हेंस प्रूव्ड, तो लास्ट में जब सिद्ध हो जाता है, अतः पर्वत पर अग्नि है, जो हम धूम वाले एग्जाम्पल में पढ़ते थे, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिए थे, आई हैव प्रूव्ड दोज ऑब्जेक्टिव्स, ये सब हमें ये परार्थ अनुमान में बताना पड़ता है। अब रिसर्च में यदि हम ऊपर से लेकर नीचे तक रिसर्च के स्टेप्स में यदि हम इसको देखें, या रिसर्च में हम अनुमान को देखें, तो ये हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं वो हमारा जरूर आप्तोपदेश से प्रेरित होता है, आप्तोपदेश से ही हम मदद लेते हैं, और कुछ हमने देखा होता है, ऑब्जर्वेशन उसमें रहती है, प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष पूर्वम अनुमानम, तो अनुमान जो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। तो जो हमारा हाइपोथेसिस बनता है वो कि ये दवाई इसमें काम करेगी, इस दवाई का इफेक्ट इससे आएगा, जैसे निशा अम्ल की है तो ये मधुमेह या प्रमेह के रोगियों में ब्लड शुगर को कम करेगी, हाइपोथेसिस, करेगी, अभी किया नहीं है, करेगी, कर सकती है, इट इज सपोज्ड हियर, इट इज हाइपोथेसिस। या किसी जगह पे जब हम कार्य कारण वाली रिसर्च लेते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च लेते हैं, तो वहां पे कार्य और कारण, ये कारण है, ऐसा कार्य होगा, मतलब मान के चल रहे हैं कि लाइकली ऐसे इफेक्ट्स आएंगे, या कोई कारण हो चुका है तो मान के चल रहे हैं कि इसने ऐसा कारण लिया होगा, जैसे किसी को कुष्ठ हो गया तो कुष्ठ में हम मान के चलते हैं कि कोई प्रकार का विरुद्ध आहार सेवन हुआ होगा, हालांकि विरुद्ध आहार का जो अपना एरिया है वो बहुत बड़ा है, पर फिर भी एक समझने के लिए यहाँ बता रही हूँ, हाइपोथेसिस
अनुमान हाइपोथेसिस से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पेशेंट देखते हो, अग्नि, बल, जो भी इत्यादि इत्यादि देखते हैं आप, वो सारा जो है वो अनुमान गम्य भाव है ना सब। अग्निम जर्ण शक्तया, तो अग्नि की परीक्षा करते हैं ना हम, आयुर्वेद भी रोग की परीक्षा करते हैं, या कोई औषधि देते हैं रोगी को, तो उसमें जो फैक्टर्स हैं, अग्नि को फैक्टर बना लिया, बल को फैक्टर बना लिया। अब अग्नि कैसे देखेंगे? जरण शक्ति से। जरण शक्ति कैसे पता करेंगे? कुछ प्रत्यक्ष होगा, बहुत कुछ अनुमान होगा। ऐसे ही व्यायाम से बल का अनुमान करते हैं, ऐसे ही शब्द आदि के ग्रहण करने से श्रोत आदि इंद्रियों की परीक्षा या अनुमान जो है वो लगता है। तो एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट कम्स अंडर द अनुमान प्रमाण। तो अनुमान का अर्थ ही तर्क, तर्क भी इसको कहते हैं। और जो कार्य कारण भाग अब डिस्कशन में करते हैं हम, जो कार्य कारण की जो स्थापना होती है वो, यानी एक या किसी का पक्ष करना और किसी का खंडन करना, एक वो, उसमें भी अनुमान या तर्क को ही लिया जाए। तर्क मतलब अनुमान के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ डाल दिया है। दर्शनों में तर्क को अनुमान के अंतर्गत ही माना हो। यानी कि मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ, रिसर्च में जो भी आप लॉजिकल रीजनिंग जहां भी देते हो, चाहे कार्य से कारण की ओर जाना, कारण से कार्य की ओर आना, वहां जो भी लॉजिकल रीजनिंग हमारी बनती है या इस तरह के जो हम काम करते हैं, वो सारे अनुमान के अंतर्गत आते हैं। हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है और इन्फरेंस तक ये जाता है। आगे देखते हैं युक्ति। अब फोर्थ प्रमाण है हमारा, वो है युक्ति। तो युक्ति प्रमाण जो है वो, उसमें बहुत लोग इसको अनुमान में ही मान लेते हैं। बहुत सारे लोग, सिर्फ चरक ही हैं जिन्होंने इसको अलग से प्रमाण एक माना हुआ है। तो इसके जब हम अनुमान प्रमाण में देख रहे थे, तो अनुमान में बताते हैं कि बीज से फल का अनुमान होना, बस इतना सही बता रहे हैं। एवं व्यवसत्यतीतम बीजात फलम अनागतम, बीज से आने वाले फल का अनुमान होना, या फिर फल कोई चीज का वृक्ष देख रहे हैं, उसमें ये बीज बोया गया होगा, ये अनुमान का क्षेत्र है। लेकिन युक्ति का क्षेत्र थोड़ा सा डिफरेंट है। युक्ति का क्षेत्र क्या है? जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवः। जल मतलब जल, कर्षण भूमि, जुती हुई भूमि, प्लॉट लैंड, बीज माने सीड, और ऋतु माने प्रॉपर सीजन, क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, इनके संयोग से सस्य संभवः, सस्य माने फसल की उत्पत्ति होती है। बोले ये हम देखते हैं ना, ये प्रत्यक्ष है, आप देखते हो, प्रत्यक्ष करते हो इस चीज का। जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवः। अनुमान और युक्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है। युक्ति षड धातु संयोगाद गर्भाणाम समवस्थितः। युक्ति बताते हैं कि युक्ति जो होती है, जो वो षड धातु और षड धातुओं के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तथा मैंने जैसा हमने वहां देखा कि जल, एक फसल के उत्पन्न होने में जल, कर्षण, बीज, ऋतु, कर्षण माने भूमि, प्रॉपर लैंड। तो ऐसे कहीं पे भी आप कुछ भी बो दोगे तो नहीं, अभी आप सीमेंटेड फर्श पे कोई बीज डाल दोगे तो नहीं होगा उत्पन्न ना। तो एक भूमि चाहिए, प्लॉट लैंड चाहिए, पानी, वाटरिंग होनी चाहिए, उसमें इरिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, बीज डलना चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर ऋतु होनी चाहिए। ऋतु के अनुसार ही फसल की उत्पत्ति होती है। तो बोलते हैं ये सब हम देखते हैं बाह्य जगत में, ये ज्ञात भाव है हमारा, ये हम देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं हम इसका, और इसी के आधार पर हम युक्ति लगाते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति कैसी होती है। भाई जैसे अंकुर है, फसल की उत्पत्ति हो रही है, तो वैसे ही गर्भ, मानव मतलब स्त्री के शरीर में गर्भ की भी उत्पत्ति होती है। तो ये अनुमान लगा रहे हैं, इट इज नॉट प्रत्यक्ष, ये अनुमान के बेस पे इन्होंने अनुमान तो लगाया ही है, कि अनुमान लगा रहे कि गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मतलब बीज से, उसका क्षेत्र वहीं तक था कि बीज से गर्भ की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब युक्ति युक्त संयोग होता है, जब एक बीज, हेल्दी बीज, साथ में प्रॉपर ऋतु, है ना, एक पर्टिकुलर काल में ही ओव्यूलेशन होता है, और उसके साथ जो शोणित, शुक्र और शोणित का जो है वो संयोग हो सकता है, उसके अतिरिक्त उसका संयोग नहीं होता है। बीज, ऋतु हो गया। इसके बाद जल यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन, है ना, मेंटेन्ड इन द यूट्रस, और कर्षण माने यूट्रस, प्रॉपर यूट्रस का भी एक तैयारी होती है बीज को लेने की, फर्टिलाइज्ड ओवम को लेने की या एग को लेने की। तो जब तक ये नहीं होगा ना,
आपने बाहर देखा कि प्रॉपर बीज चाहिए, ऋतु चाहिए, जल चाहिए, हाँ, और भूमि चाहिए। उसी प्रकार से गर्भ में भी ये सब भाव होने जरूरी है। तो जैसा हम बाहर देखते हैं, गर्भ में भी उसी प्रकार की चीजें होंगी। है तो ये अनुमान ही है भाई, गलत नहीं है, ये अनुमान ही है, लेकिन फिर भी ये युक्ति युक्त संयोग है। बीज से गर्भ उत्पन्न होना ये क्षेत्र अनुमान का था। और जब युक्ति युक्त बहुत सारे कारणों का जो संयोग होता है उसको हम युक्ति कह देते हैं। जैसे मध्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभवा युक्ति युक्त चतुष्पाद संपाद व्याधि निभरणी। जैसे बोलते कि बाहर आप देखते हो कि उस समय की एग्जाम्पल है ये कि अग्नि उत्पन्न करने के संदर्भ में है कि दो लकड़ियों से अग्नि उत्पन्न, क्रिया विशेष से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्निमंथ की लकड़ी होती थी, एक लकड़ी नीचे रखते थे, एक ऊपर रखते थे, दो काष्ठ, और घर्षण करते थे आपस में, यानी क्रिया क्रिया दिखा रहे हैं, घर्षण करते थे आपस में, तो अग्नि की उत्पत्ति होती थी। इसी प्रकार से जब चतुष्पाद होता है, संपन्न गुणों से, मतलब 16 गुणों से युक्त जो चतुष्पाद होता है, तो चिकित्सा जो है वो सफल पड़ती है। ये एक ज्ञात चीज है और एक अज्ञात चीज को उससे रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें दूसरी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान, जिसमें बहुत सारे कारण। युक्ति का मतलब ही होता है योजना। अनुमान से तो सिर्फ अनुमान लगता है, लेकिन जिस योजना से बीज से फल उत्पन्न होता है उसको हम युक्ति कहते हैं। अब जैसे षड धातुओं के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब ये बहुत डिटेल वाले विषय हैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगी, तो अभी बस आप इतना ही समझ लीजिए कि युक्ति का क्षेत्र अब कोई मानना चाहे तो अनुमान में ले सकते हैं, लेकिन युक्ति एक अलग प्रमाण है चरक के अकॉर्डिंग। जो भी हम प्लानिंग से, जहां भी कोई हम काम करते हैं, हाइपोथेसिस से जो हम प्लानिंग मेथोडोलॉजी प्लान करते हैं, वो युक्ति होती है। तो जो अनुमान का क्षेत्र है वो लिंग से लिंगी का ज्ञान, जैसे हम मैंने बोला था ना हाइपोथेसिस, लेकिन जरूरी नहीं आपके सारे हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएं, है ना। कभी कभी रिजल्ट विपरीत भी आ जाता है। तो युक्ति आपने तो अपने हिसाब से ठीक किया था, लेकिन वो विपरीत भी हो सकता है, जो आपका अनुमान था वो सही नहीं हुआ। तो युक्ति अलग चीज है। कहने का मतलब यही है कि युक्ति अलग चीज है। जो लिंग और लिंग बने, लिंग का मतलब है यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है। लिंगी मतलब जो अप्रत्यक्ष है, टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना। लिंग मतलब जो दिख रहा है, जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है, और लिंगी होता है जिसका अनुमान लग रहा है ना। कोई आपको डिजीज दिख रही है, मतलब सॉरी डिजीज नहीं दिखेगी, लक्षण दिखेगा, कहीं डिस्कलरेशन दिख रही है, कहीं स्वेलिंग दिख रही है, या कोई और लक्षण दिख रहा है, तो उससे हम व्याधि का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और जो लिंगोत्पत्ति क्रिया हुआ कैसे, ये जो होता है ये युक्ति के द्वारा होता है। बिना क्रिया के ना, बिना जो संयोग के वो क्रिया नहीं हो सकती। जैसे बीज से आप फसल का अनुमान तो लगा सकते हो, लेकिन अकेले बीज फसल की उत्पत्ति कर देगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। और बीज के साथ ऋतु, क्षेत्र, जल, ये सब होना जरूरी है। इसीलिए युक्ति को एक अलग प्रमाण के रूप में माना गया है। जब भी हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो युक्ति से ही करते हैं। अब रिसर्च में कहाँ आई युक्ति, समझ ही गए होंगे आप कहाँ कहाँ आई युक्ति। हमारी मेथोडोलॉजी में आ गई, हमारे पूरे काम में युक्ति आई। प्रत्यक्ष भी करना है तो उसमें भी युक्ति लगती है। प्रत्यक्ष करते हो आप, लेकिन योजना जो होती है ना वो युक्ति होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ वन थ्योरी इन मैनी इंस्टेंसेस, जैसे आपने देखा एक थ्योरी को अलग इंस्टेंसेस में प्रयोग करना, जनरलाइज्ड थ्योरी टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, फिर प्लान्ड एक्सपेरिमेंटेशन डन टू प्रूव हाइपोथेसिस। ये रिसर्च में इंपॉर्टेंट हो रहा है कि प्लान्ड एक्सपेरिमेंटेशन, पहले ये करेंगे, पहले फर्स्ट हाइपोथेसिस करेंगे मतलब उस पर काम करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। दिस इज ऑल प्लान्ड। ऐसे ही कुछ भी नहीं करते हम, युक्ति से करते हैं। मेथोडोलॉजी, जब हम साइनोप्सिस लिखते हैं तो वी हैव टू राइट द मेथोडोलॉजी। फिर मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच इज देयर। आप्तोपदेश में क्या कहा था, प्रत्यक्ष हमने क्या किया, अनुमान क्या लगाया था, और युक्ति। या फिर और मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच होती है, जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हमने दवाई दे दी, हमारा डायग्नोसिस हमने करके हमने उसको दवाई ददे दी, लेकिन उसमें और भी अभी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच हमारी होनी चाहिए। आपने तो मेडिसिन लिख दी, डायग्नोसिस भी ठीक किया, बट हो सकता है पेशेंट किसी कारण से दवाई ना ले रहा हो सकता है निदान का सेवन साथ में चल रहा हो, तो आपकी चिकित्सा जो है वो सफल नहीं हो रही है वहां पे। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज मल्टी फैक्टर्स होते हैं जो चिकित्सा की सिद्धि करते हैं, चिकित्सा में जो सिद्धि प्राप्त करवाते हैं। पेशेंट का भी रोल होता है उसमें, औषधि का रोल होता है, उस परिचारक का रोल होता है। तो ये सब जो है वो मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच, जब हम किसी चीज को जिस कहीं पर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए जो हमारी मल्टी फैक्टोरियल, एक चीज
सामने रख, मतलब एक ही चीज को नहीं देखते हम कि हमने तो दवाई दी थी, तुम ठीक क्यों नहीं हुए, ऐसा तो हम नहीं कहते पेशेंट को। बहुत सारी चीजें हैं, पेशेंट का अपना सत्व है, पेशेंट का घर का माहौल है, पेशेंट की सोसाइटी है, पेशेंट को आपने क्या दवाई दे दी, वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसका रूटीन कैसा है। हाँ, तो ये सब जो डिपेंड चीजें करती हैं, इससे हमें युक्ति प्रमाण का पता लगता है कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ सोच करके चलते हैं। फिर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो, या मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच में आपका कंपाउंडिंग फैक्टर्स भी आएंगे। कभी कभी रिसर्च में कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स को हम थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में। तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, ये भी युक्ति प्रमाण के अंतर्गत आता है, जब आप एनालिसिस करते हैं। और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, और बताया मैंने अभी कंसिडरेशन ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर्स। तो ये सब कंपाउंडिंग फैक्टर्स और ये सब तो अदर लेक्चर्स में चल ही रहे होंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अनुमान और युक्ति का जो कार्यक्षेत्र होता है वो अलग होता है। युक्ति एक युक्ति थोड़ा सा मेथोडोलॉजिकल प्लान्ड वे है किसी काम को करने का, अनुमान थोड़ा सा पीछे का है। कुछ लोग इसको युक्ति और अनुमान को एक ही मान लेते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुमान बोलते हैं कि अनुमान युक्ति की अपेक्षा रखता है, तो जो जिसकी अपेक्षा रखेगा यानी वो उस पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमाण जो थे वो हमने यहाँ पर देखे, और इनका रिसर्च में कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है वो हमने देखा। तो राइट फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू, सबसे पहले हम रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और लिटरेचर रिव्यू में आप्तोपदेश प्रमाण की का इम्पोर्टेंस होता है, साथ में ही प्रत्यक्ष भी होता है, क्योंकि जो हमारा रिव्यू करते हैं हम, वो कोई ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द क्वेश्चन, वो आपके दिमाग में है ना पहले से ही आप्तोपदेश। क्वेश्चन के बाद आप जाते हो फाउंडेशन की तरफ, बैकग्राउंड की तरफ, उसका जो बैकग्राउंड होता है उसकी तरफ जाते हो। तो बैकग्राउंड इज आर आप्तोपदेश प्रमाण। उसके बाद आपका कोई हाइपोथेसिस होता है, वो आपका वो है अनुमान है। हाइपोथेसिस से जो मेथोडोलॉजिकली आप जो आगे प्लानिंग करते हैं वो आपकी युक्ति है। और इस दौरान आपने जो भी किया, जो भी डाटा कलेक्शन जिस भी माध्यम से किया, आपने रोगी देखा, आपने क्वेश्चन पूछे, आपने इंटरव्यू लिया, जो भी किया, हाँ, आपने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाई, वो सब का सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो इसके साथ ही मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। Thank you very much, ma'am, for such a nice and elaborative lecture. Participants who are having any queries can raise your hands or can drop your queries in the chat box. Again, participants who are having any queries can raise your hands or can drop your queries in chat box. Session is open for the discussion. Dr. Dija, please ask your query. I sent you the unmute request. Dr. Dija. Okay, you can have my number and you can send your question to me. I will answer you if there is any problem in asking the question.
If there is any question regarding the session, please raise your hand or write your question in chat box or Yes, raise you your can write hands. the question in chat box also. Or otherwise, you can leave a message on my WhatsApp number, and I'll definitely explain the Definitely, things. definitely. Yes. So I think there is no any question. Sarika ma'am, I think there is no query. Everyone is responding that very nice presentation, everything is clear. Excuse me, sir. Yes. Hello. Madam, actually, it was very good presentation. Ma'am, my query is, then what might be the reason why Acharya Charaga did not included this yukti under Trividha Roga Pariksha? Because Yes. we discussed that from the observed fact Okay. to inferred fact, the yukti is Yes. helping us. Then Yes, what yes, might be? yes, I'll tell you. Actually, while diagnosing the disease, he has mentioned that Aptopadesh and Pratyaksha and Anuman. There are three things only. And he has given the definition Anuman Khalu Tarko Yukti Apeksha hai. Anuman Yukti ki apeksha rakhta hai. Actually, you see the Aptopadesh, na? It is rich. It is very rich. If you go for diagnosis of the disease, it gives you everything. Whatever question can come in your mind regarding the patient, regarding the diagnosis, everything is written. We might not be knowing, but everything is written. ये संस्थान है, ये निदान है, ये लक्षण है, ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ऐसी अग्नि, ये बल, सब कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है. जो लिखा हुआ है उसकी परीक्षा आपको प्रत्यक्ष से करनी है. That means you have to have the knowledge of Aptopadesh first. Then you open your eyes and now watch the patient. अब जो आपको दिख नहीं रहा है, इंस्पेक्शन में नहीं दिख रहा है, then go for अनुमान. अभी मुझे ये बताइए, युक्ति की यहाँ मुझे नहीं लगता इतना क्लियर कट Aptopadesh में मेंशन्ड है. अगर हमें याद है पूरा का पूरा, यदि हमें याद नहीं भी है, फिर भी हम उसको हमारे पास संहिताएं हैं, हम उसको जाकर के देख रहे हैं कि ये लक्षण आज पेशेंट में दिखा, इसको मैं देखूं कहाँ है, तो आप रोग तक पहुंच जाएंगे, रोग से आप ट्रीटमेंट तक पहुंच जाएंगे. तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. युक्ति की बात उन्होंने ट्रीटमेंट में बहुत जगह करी है. They have incorporated yukti in treatment because it is planning. In rogue diagnosis of the disease, you have not to plan that much. I think my answer is clear. Means I think जो अनुमान का क्षेत्र है उसमें उसने तर्क ले लिया कि आपको यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो यू गो फॉर सम इन्फरेंस. और जो अगर आपको कोई जैसे Aptopadesh है, आपने पूरा पढ़ा है, तो आपको कोई डायग्नोसिस करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं होगी. दिस इज द फर्स्ट आंसर. प्रत्यक्ष करने से आपको Aptopadesh का ज्ञान है. ये प्रत्यक्ष से यू विल डायरेक्टली कम टू नो व्हाट इज द डिजीज. एंड जो भाव आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उनके लिए अनुमान है. तो युक्ति की आवश्यकता वहां नहीं प्रतीत हो रही है. फिर भी कुछ इंस्टेंसेस, जैसे एक शुक्र दोष के संदर्भ में 30वें चैप्टर में इंस्टेंस आया है युक्ति का भी, कि आप युक्ति से परीक्षा करें. तो यानी जो अनसेड है, फिर भी वहां युक्ति का एक क्षेत्र उन्होंने छोड़ा है कि आप युक्ति से परीक्षा करें. और द्रव्यों के संदर्भ में तो उन्होंने कहा ही है कि आप युक्ति से परीक्षा करें. तो रोग का इतना क्लियर कट जो था डिस्क्रिप्शन है हमारी संहिताओं में कि वहां युक्ति की हमें कम जरूरत. आप देखिए, डायग्नोसिस में युक्ति की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमें Aptopadesh का ज्ञान नहीं है. Okay, madam. Thank you very much. Such a wonderful explanation, madam. चिकित्सा अध्याय 30 में शुक्र दृष्टि जहाँ पे लिखा हुआ है वहां उन्होंने युक्ति से बताया है. तो युक्ति से आप वहां पे यदि कोई कफज और धागे जो दृष्टि और उसे मतलब और इन्हीं कारणों से आपकी परीक्षा वो करें. वहां पर यानी कि वो नुक्त युक्ति प्रयोग एप्लीकेशन वर दे रहे हैं. क्लियर? एनी क्वेश्चन नाउ? Thank you, madam. Thank you very much. Then you have any question, you can send you can drop me a message. Okay.
And Dr. Sarika, I think it is over now. Thank you very much, ma'am. अमित जी कोई और Thank you, queries है? Sarika. No, ma'am. I think all queries are answered. I dropped a mail ID that if there is any query later, Yes, they can send. Yes. If anybody, yes. Anyone can contact me. There's Yes, no problem. yes, ma'am. Even on my WhatsApp number. Also. Yes, ma'am. Definitely, I will share that. Thank you very much, ma'am. Thank you, the hosts and coordinators. Thank you very much for giving this opportunity. And thank you, audience, also. Now, I would like to invite chairperson of the today's session, Professor Nisha Gupta, ma'am. Professor Anita Sharma, ma'am. So sorry. To kindly summarize the lecture, Madam is currently working as professor and HOD in the Department of Agat Tantra, NIA Jaipur. Madam is having more than 20 years of teaching experience. She is eminent member of various universities in the Board of Studies like Rajasthan Ayurveda University, Banaras Hindu University, Sri Krishna Ayush University, Kurukshetra, NIA itself. She has also been an important member of IRRB in the institute. She has attended many CMEs as resource person and as chairperson. Under Madam's guidance, 35 students have completed their MD and PhD. Please, ma'am. हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, क्लियर है। थैंक यू डॉक्टर सारिका और डॉक्टर शैलजा। शैलजा ने बहुत ही अच्छे से इसको बताया है कि किस तरह से प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है उसका शोध में महत्व है और किस तरह से किसी भी चीज को प्रमाणित किया जाता है और प्रमाणित करने के लिए जो प्रमाणों की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है और स्पेशली हमारे रिसर्च के लिए प्रमाणों की बहुत अधिक आवश्यकता है। और मैडम ने बताया कि प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान, युक्ति और उपमान का आयुर्वेद में जो ज्ञान के साधन है या माध्यम है उनके रूप में उनका आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। और जो प्रमाण है वो ज्ञान प्राप्त करने के साधन है ऐसा बताया है। इनका महत्व प्राचीन समय में भी है और भारतीय दर्शनों में इसकी उपयोगिता का वर्णन पर जो है वो विचार किया गया है। साथ ही रोग एवं रोगी की परीक्षा इन्हीं के माध्यम से संभव है तथा इसी तरह से अनुसंधान और शोध में भी प्रमाण ही माध्यम होते हैं जिनके थ्रू हम किसी चीज को शोध किया जाता है। सभी प्रमाणों का अपना अलग महत्व बताया। साथ ही आप्तोपदेश प्रमाण को बताया कि हमारे ज्ञान का स्रोत है और उसकी सहायता से हम रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर उनका जो बैकग्राउंड है या भूमिका लिखते हैं, तैयार करते हैं। जो रिजल्ट मिलता है उसका भी एक तार्किक विश्लेषण जो है वो आप्तोपदेश प्रमाण के थ्रू करते हैं। साथ ही जो प्रत्यक्ष का आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना गया कि हमें किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। आज जो भी एक्सपेरिमेंट या सर्वे आदि किए जाते हैं उनमें भी हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर डाटा कलेक्ट करते हैं। साथ ही जो भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, सब प्रत्यक्ष का ही उदाहरण है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। इसी तरह से अनुमान और युक्ति का भी अपना विशेष महत्व है। जो हाइपोथेसिस फार्मूलेशन से लेकर मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस तथा रिजल्ट तक सब जगह इन दोनों प्रमाणों का महत्व बताया है। और उपमान एवं अन्य जो प्रमाण है इन्हीं चार के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि रिसर्च के प्रत्येक स्टेप में प्रमाण का ही उपयोग होता है। हर प्रकार की रिसर्च में इन सभी प्रमाणों का उपयोग होता है। आजकल के जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में प्रमाणों का महत्व अपना अलग जो महत्व दर्शाया गया है, इनके माध्यम से हम अपनी स्टडी को और अधिक अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। तो मैडम ने सारी तरह से हर तरह से एग्जाम्पल देके हम सभी को इन प्रमाणों के बारे में बताया और इसका शोध में महत्व बताया, जो कि हम सभी के लिए हम सभी उससे लाभान्वित हुए और हमारे सबके लिए फ्रूटफुल रहा लेक्चर। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो ऑर्गेनाइजर्स हैं स्पेशली जो रिसर्च डीन है डॉक्टर CR यादव जी हैं, डॉक्टर सारिका हैं
और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना, उनका धन्यवाद। और मुझको चेयरपर्सन के रूप में आमंत्रित किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you very much, ma'am, for your very kind words and nicely summarizing the lecture. Now I would like to thank you all the participants, resource person, chairperson of today's session, and all the organizers. Now session is over for today. We will meet again for tomorrow's session at 6 p.m. Thank you, everyone.